उसी तरह एक टाइप और भी है कोसी कॉन्ट्रैक्ट, जिसको काशी कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं, क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट या काशी कॉन्ट्रैक्ट आप कह लो। तो इसमें सेक्शन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 68 से लेकर 72 तक इसके प्रोविजन दिए गए हैं। तो एक काशी जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको इम्प्लाइड इन लो कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है, इम्प्लाइड इन लो कॉन्ट्रैक्ट। जनरली कोसी कॉन्ट्रैक्ट कभी कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं है, न इसमें कॉन्ट्रैक्ट वाले फीचर होते हैं, सिर्फ इतना सा है कि एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं, पर सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए कि कॉन्ट्रैक्ट को इम्प्लाइड मान लिया जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट है। अब एक एग्जांपल से समझिए, सिंपल से एक हॉलीवुड का मूवी है, किसी ने अगर देखा हुआ तो, एक राजा होता है, उस पे दूसरे अदर जो राज्य के जो राजा लोग होते हैं उन्होंने हमला कर दिया, उसकी पूरी फैमिली को खत्म कर दिया, उसका एक छोटा सा बच्चा बचा, और उस छोटे से बच्चे को लेके वो चला जाता है, उसका मंत्री वगैरह उसको बड़ा करता है, उसको 25 साल तक उसको राजकुमार की तरह रखता है, और फिर उसको लेके आता है, उसको वापस गद्दी दिलाई जाती है। तो राजा की फैमिली के जो लोग होते हैं, जो बचे हुए होते हैं, तो वो कहते हैं कि धन्यवाद आपका कि आपने हमारा बच्चा इतना बड़ा करके लेके आया, इसको सशक्त बना के लेके आया, इसको सारी ट्रेनिंग्स दे के लेके आए। तो वो वहाँ पे कहता है कि नहीं, इसमें धन्यवाद की बात नहीं है, मेरा 25 साल में इतना खर्चा आया, आप मेरा पे कर दो साहब। तो कहते कि नहीं, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। तो नहीं, यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट था कि उसको जितना भी उसने उस बच्चे पे खर्च किया है वो लेने का हकदार है। दिस इज द कोसी कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि मैं कहूँ कि एक इंसान यहाँ बीमार है, उसके पास में पैसे नहीं है, और मैं उसका इलाज वगैरह करवाता हूँ, उसके 1 महीने तक उसका उपचार करवाता हूँ, खाने पीने पे खर्च करता हूँ, मैंने 2 से 3 लाख उस पर खर्च कर दिए, उसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, उसका जॉब लग जाता है, 2 लाख रुपये सैलरी पर मंथ, 1 लाख रुपये सैलरी पर मंथ जो भी, और फिर मैं डिमांड करता हूँ कि आप, वो कहता कि धन्यवाद, मैं कहता हूँ डिमांड करता हूँ कि मैंने 1 महीने में आप पे इतना खर्च किया है, आप मेरा वापिस करें। तो कहता है कि नहीं, क्योंकि आपने नहीं करना, मुझे मर जाने देते, कि मैं तो, मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, मैं नहीं करूँगा। तो यहाँ पे मेरा राइट है, बिल्कुल कॉसी कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, और यहाँ पे मेरा राइट है कि मैं उससे मेरा जितना है विद इंटरेस्ट में उससे वापस ले सकता हूँ मेरा पैसा। सेम वही माइनर के केस में, माइनर के साथ में कॉसी कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि माइनर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट वोइड अब इनिशियो माना जाता है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। लेकिन सेम वहीं पे माइनर को नेसेसिटी सप्लाई की, उसके मेडिकल के लिए, उसके एजुकेशन के लिए, उसके खाने पीने के लिए जो भी आपने खर्चा किया है, तो आप उसकी प्रॉपर्टी से वसूल कर सकते हैं। दिस इज कोसी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो कोसी कॉन्ट्रैक्ट ड्राइव इट्स एग्जिस्टेंस फ्रॉम द मैक्सिम नो मैन मस्ट ग्रो रिच आउट ऑफ द अनदर पर्सन लॉस। ठीक है, ये एक इसमें जो मैक्सिम है कि आप किसी एक को लॉस करके अपना फायदा नहीं ले सकते, है ना। नो पर्सन कैन रिच आउट ऑफ द अनदर पर्सन लॉस, किसी दूसरे पर्सन का नुकसान करके आप अमीर नहीं बनना चाहते। तो ये जस्ट ये जो प्रिंसिपल है जो आपका, ये किस पे बेस है? कंसाइंस पे, इक्विटी पे, जस्टिस पे, है ना। इक्विटी, जस्टिस, कंसाइंस, इस पे ये बेस है ये आपका कोसी कॉन्ट्रैक्ट का जो डॉक्ट्रिन जो है, जो आपके 68 से 72 में दे रखा है। अब सुन लीजिए फीचर ऑफ द कोसी कॉन्ट्रैक्ट। कोसी कॉन्ट्रैक्ट तो ये होता है। अब इसके फीचर की बात करेंगे, इसमें क्या क्या फीचर्स है। तो कोसी कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज ए रियल कॉन्ट्रैक्ट। बिल्कुल कोसी कॉन्ट्रैक्ट को कभी रियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता है, इसीलिए तो कोसी कॉन्ट्रैक्ट कहा गया। रियल क्यों नहीं माना जाता? इसमें वो जो कॉन्ट्रैक्ट वाले जो फीचर है वो है नहीं, जैसे कि कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज, एक्सेप्टेंस, ऑफर, कंसिडरेशन, ये सब चीजें। The offer and acceptance should become the negligible in the case of quasi contract। सबसे पहले इसको रियल नहीं माना गया क्योंकि ये इसको एक्सप्रेस नहीं किया जाता, ये इम्प्लाइड इंटेंशन से माना जाता है। और उसके बाद में ऑफर एक्सेप्टेंस है वो इसमें नहीं है, उसमें बेसिक एलिमेंट जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो मिसिंग है। इसमें एक पर्सन को नॉलेज नहीं है कि उसका वो कॉन्ट्रैक्ट में है। और प्लेंटिफ मस्ट बी एबल टू प्रेजेंट द एविडेंस दैट ही और सी has served tangible item or service to another। Contract are not a result of any legal agreement but they are imposed by law। लीगल एग्रीमेंट नहीं होता दोनों के बीच में, ये लॉ के द्वारा इम्पोज किया जाता है। कोसी कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट बताता है कि ये कोसी कॉन्ट्रैक्ट था और आप इसको पे करें। तो कोसी कॉन्ट्रैक्ट जो एक प्रिंसिपल पे काम करता है, वो प्रिंसिपल आपको नेमो डेबिट लोकस पेल्टारी
एक्स एलिनिया जैक्टुरा, यानी नो वन शुड बी रिच बाय अनदर लॉस, किसी दूसरे के नुकसान पे एक अपना फायदा नहीं ले सकता या अमीर नहीं बन सकता। अब किसी कॉन्ट्रैक्ट की हिस्ट्री पे जाएं तो ये जो है हिस्ट्री इसकी क्या है, हमारे जितने भी लॉ है उनकी हिस्ट्री तो ब्रिटिश से रहा है, ब्रिटिशर्स से रहा है। तो इसमें क्या होता है कि जनरली एक मैकेनिज्म है कि किसी दूसरे का जो नुकसान हुआ है आप पे, जिसने खर्चा किया आप उसके लिए लायबल, आप उसको देंगे, ठीक है। अब 68 से 72 इसमें प्रोविजंस दे रहे हैं, जैसे 68 में दे रखा है क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाई टू पर्सन इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग और ऑन हिज अकाउंट। अब जैसे कि हमने किसी को नेसेसिटी जो है, नेसेसिटी मतलब जो जीवन जीने के लिए जो जरूरतमंद चीजें हैं उनकी सप्लाई की, वो चीजें हमने किसी को दी है, तो वो जो खर्चा हमने किया है उस पर हम उसको वापस लेने के लिए हमारा राइट है, हम ले सकते हैं। जैसे कि इसमें कहा कि इफ ए पर्सन इनकैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट, जैसे माइनर है, बीमार है, वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तो इनकैपेबल है, और एनी होम ही इज लीगली बाउंड टू सपोर्ट इज सप्लाइड फॉर अनदर पर्सन विद नेसेसरी सूटेड टू हिज कंडीशन इन लाइफ, द पर्सन हु हैज फर्निश्ड सच सप्लाई इज एंटाइटल्ड टू रिइंबर्स फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ हिज इनकैपेबल पर्सन। जैसे कि इनकैपेबल जो पर्सन है उसको नेसेसिटी की जरूरत थी और मैंने सप्लाई की, अब मेरे पास राइट टू रिइंबर्समेंट है कि मैंने जो सप्लाई की, जो खर्चा मेरा हुआ उसको मैं उसकी प्रॉपर्टी से वसूल कर सकता हूँ। 68 में सिंपल सा इतना सा बात है, समझ में आया। उस या तो वो देने के काबिल है तो अच्छी बात है, वो दे, नहीं देना है तो मैं उसकी प्रॉपर्टी से वसूल कर सकता हूँ। अब सेक्शन 69 में आ जाए, जैसे तो ये कहता है रिइंबर्समेंट ऑफ ए पर्सन पेइंग मनी ड्यू टू बाय अनदर इन पेमेंट ऑफ व्हिच ही इज इंटरेस्टेड। अब सुन लीजिए, जैसे कि अक्सर इसमें क्या होता है कि आप जिसका इंटरेस्ट है, जैसे मकान जो मालिक है वो नहीं दे रहा है और तो उसका जिसमें इंटरेस्ट है वो पे कर सकता है उसकी जगह, यानी थर्ड पार्टी उसकी जगह पे कर सकती है। जैसे कि आप इसमें समझिए कि एक मकान मालिक है, उसने मकान किराए पे दे रखा है, किराएदार रहता है, बिजली का बिल है वो पिछले 6 महीने से पेंडिंग है, तो बिजली मकान मालिक बिजली का बिल नहीं देता है लेकिन किराएदार बिजली का बिल दे देता है 6 महीने का। तो यहाँ पे जो बिजली जो बोर्ड है उसके वो उसने तो उससे वसूल कर लिया। अब इसके पास, किराएदार के पास में राइट है कि वो मकान मालिक से वसूल कर सकता है कि मैंने आपका बिजली का बिल 6 महीने पहले का मैंने पे किया था, अब आप देंगे। समझ रहे हो। जैसे कि सेम लोन में, जैसे कि एक खेत है उसमें काश्तकार होते हैं, खेत पे काम करने के लिए कोई मैंने लीज को खेत को मैंने लीज पे ले लिया 10 साल के लिए, अब उस पे लोन था तो उसकी लोन था तो लोन पे करना था, अब वो पे ओनर पे नहीं कर रहा था, लैंड ओनर, तो मैंने पे कर दिया। अब मेरे पास में राइट है कि मैं लैंड ओनर से जितना मैंने पे किया है वो मैं ले सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप 70 में आए, ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन एंजॉयिंग बेनिफिट ऑफ द नॉन ग्रेटेस्ट एक्ट। बिल्कुल, जैसे कि यहाँ पे ये है कि मैंने किसी चीज को मैंने छोड़ दिया है, मैंने किसी चीज को किसी दोस्त के पास में छोड़ दिया, जैसे कि मैंने टीवी को छोड़ दिया, मैंने बाइक को छोड़ दिया, तो उसका राइट ये है कि वो उसको यूज ना करे, अपने बेनिफिट के लिए यूज ना करे। जैसे मैंने कि बाइक में छोड़ के चला गया मेरे दोस्त के पास, से बाइक मिस्टेक लगाया, जानबूझ के छोड़ के चला गया, तो उसका ड्यूटी बनता है कि वो उस बाइक को सेफ रखे जब तक मैं वापस ना हूँ, उसको यूज ना करे। अगर जैसे कि उसने, अब अगले सेक्शन पे आ जाए उसी में, अगर उसने यूज कर लिया, जैसे कि मैंने पेट्रोल भरा के उसको गाड़ी को उसके पास में छोड़ दिया, उसने यूज कर लिया उसको अपने पर्सनल पर्पज यूज किया पर्सनल पर्पज के लिए और उसका सारा पेट्रोल खत्म हो गया, अब मेरे पास में राइट है, मैं आके क्लेम कर सकता हूँ कि आपने जितना इस पे खर्च किया है, आपने जो नुकसान किया है, तो आप ये पूरा उसको मेरे को वापस करें। तो यहाँ पे किसका राइट होगा? मेरा राइट रहेगा कि मैं अपने पेट्रोल जो उसने खत्म किया अपने यूज के लिए क्या है उसका हकदार हूँ। जनरल सी बातें हैं ये, वैसे भी नॉर्मल सी, अगर आप नॉर्मल दिमाग से भी यूज करेंगे तो सिंपल सी बातें हैं, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में ज्यादा कुछ है नहीं। उसके बाद में भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जैसे कि मेरे को ये बुक ही मिल गई है, बाइक मिल गई है या कुछ पैसे मिल गए हैं, तो मेरा क्या क्या ड्यूटी मेरा बनता है ना। तो इसमें ड्यूटी मेरा ये बनता है कि मैं सबसे पहले तो ओनर को फाइंड आउट करूं, है ना, फाइंड द ओनर ऑफ द गुड्स, कि जो गुड्स मुझे मिली है उसका ओनर क्या है उसको फाइंड आउट करूं। दूसरा, मैं अपने आप को उसके यूज के लिए रोकूं, दूसरा उसको यूज के लिए रोकूं।
तीसरा क्या बनता है? ठीक है, पहला हो गया मैं ओनर को फाइंड आउट करूं, दूसरा हो गया कि मैं उसको यूज करने से अपने आप को रोकूं। ठीक है, तीसरा इसमें हो गया कि मैं अपने गुड्स के साथ उस गुड्स को मिक्स ना करूं। ठीक है, चौथा इसमें हो गया कि मैं एफर्ट करूं कि उसके रियल ओनर, जैसे मैंने फर्स्ट में बताया कि रियल ओनर मुझे उसका मिल जाए। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, ये तो ड्यूटी बनती है। अब उसके फाइंडर्स के राइट क्या क्या है? ये तो ड्यूटी हो गई जिसको मिली उसकी। अब उसके कुछ राइट्स भी हैं। उसके राइट्स यही है कि उसने ढूंढने के लिए जो खर्च किया वो खर्च ओनर से लेने का हकदार रहेगा। कोई ऐसी चीज थी वो खराब हो जाती, उसको मेंटेन करने के लिए उसको उस पर कुछ कॉस्ट लगाना पड़ा या कुछ एक्ट करना पड़ा, जिससे उसको जो भी खर्च हुआ तो उसका वो हकदार है, उससे वो ले सकता है। तो ये राइट हो गए फाइंडर के, जिसको गुड्स मिला उसके ये है। हाँ, अगर जैसे कि ओनर नहीं मिलता है तो उसके पास में ये भी है कि वो ओनर नहीं मिलता है उसको बेच सकता है, राइट टू सेल का उसका राइट हो जाता है। और दूसरा कि अगर कंपनसेशन, रिक्वायर्ड कंपनसेशन है उसको नहीं मिलता है तो वो गुड्स को रख भी सकता है, ये भी उसका राइट हो जाता है। तो ये है कि आपका कोशी कॉन्ट्रैक्ट।